हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड टू सर्व अकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमएफ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, जो क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में क्या है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ है। एक हम लोग को समझना है ईएमएफ क्या होता है, और दूसरा हम लोग को सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, जहां पे सीरीज पैरेलल को सॉल्व करना है। तो यही मेन पॉइंट है। और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के अंदर ही आता है। जब ईएमएफ पढ़ेंगे तो इसका सब कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वोल्टेज। और फिर ये जो थर्ड टॉपिक है, ये है मैथमेटिकल रिलेशन, जहां पे फॉर्मूला हम लोग को एक्चुअली देखना है। तो चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला टॉपिक है ईएमएफ। तो ईएमएफ पहले होता किस चीज का है? तो ईएमएफ होता है हमारा एक कोई इलेक्ट्रिक सेल का। ईएमएफ किसका होता है? इलेक्ट्रिक सेल का। जो आप बैटरी यूज करते हो, सबका ईएमएफ ही होता है। ठीक है। अब यहां पे मैंने ये शो किया है कि बैटरी के बैकग्राउंड में क्या वर्किंग है। तो देखो, बैटरी दो इलेक्ट्रोड से बना होता है। ठीक है। एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। देखो यहाँ पे मेंशन्ड है एनोड कैथोड के बारे में। वो डिपेंड करता है, अलग अलग बैटरी में अलग अलग एनोड कैथोड हो सकता है। इस एग्जांपल में हमने लिया है जिंक और कॉपर का। इस एग्जांपल में हमने जिंक और कॉपर का लिया है। यहाँ देखो कैथोड है, और कैथोड का जो साइन है ये आपको याद रखना है, ये नेगेटिव होता है, और एनोड का साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। इस केस में जो जिंक है सो कैथोड की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है ये जिंक का है, और जो एनोड है ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के कारण ही सेल में हमारा करंट का जनरेशन होता है। ठीक है। अब ईएमएफ कहां से आ गया इसमें कि सर इसमें ईएमएफ कैसे आ गया? तो देखो, होता क्या है, जैसे ही आपका यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है आयंस का इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन होता है। होता क्या है कि एनोड पे जो है, जो प्लस चार्ज वाला है, यहाँ पे, यहाँ से देखो प्लस चार्ज जो है यहाँ पे, यहाँ से मूव करता है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। यही क्योंकि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो ये डिफरेंस इन कंसंट्रेशन आ रहा है। ये मतलब कि चार्ज का डिसबैलेंस हो रहा है। शुरू में चार्ज बराबर था, जितना प्लस उतना माइनस, पर क्योंकि हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर दिए तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और उसी कारण हम लोग पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। इसी वर्ड को बोलते हैं डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, और यही डिफरेंस इन कंसंट्रेशन को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। यही लिखा हुआ है, दिस क्रिएट्स डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ कम है। इससे पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन इक्वल था, यही लाइन बता रहा है। ठीक है। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमको सर्किट चाहिए। आप जो सेल देखते हो उसमें भी ऐसा होता है, पर ये केमिस्ट्री का चीज है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई वे में दिखाया गया है। तो देखो, ईएमएफ तब होता है, देखो ये लिखा हुआ है, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप क्लास 8 से देखते आ रहे हो। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पर देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस से ये कैसे अलग है, ये मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चीज में। देखो, एक पॉइंट मेंशन है इसमें कि बैटरी करती क्या है। सिंपल पॉइंट है, जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज किए हुए हैं। देखो ये सारे केमिकल्स हैं, तो बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो हम लोग अप्लायंस में यूज करते हैं। तो ये देखो बेसिक फंडामेंटल है। फिजिक्स में क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्या करना है एग्जाम, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है। पहला टर्म्स है ईएमएफ, तो एग्जाम में आएगा डिफाइंड ईएमएफ। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला डिफिनेशन क्या बोलता है कि अगर ईएमएफ कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट बीइंग ड्रॉन फॉर द सर्किट। देखो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कोई करंट नहीं निकल रहा है। जब कोई करंट नहीं निकल रहा है किससे? सेल से। अगर सेल है, वो नेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा इसको करके। ये सेल है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी, और देखो यहाँ पे स्विच है। अगर ये ओपन है, इसको ओपन सर्किट कहते हैं, यानी कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है, तब वो सेल के पास जो भी कैपेसिटी है, जो वोल्टेज है, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। पहला डिफिनेशन ये बोल रहा है, व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स इज कॉल्ड ईएमएफ। तो क्या याद रखना है? ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बट इन अ ओपन सर्किट, बट इन अ ओपन सर्किट, बट इन अ ओपन सर्किट। तो ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट इन ओपन सर्किट। ये पहला डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन। सेकंड डिफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन के टर्म्स में भी आप डिफाइन कर सकते हो ईएमएफ क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, वो भी वर्क डन था। सो ईएमएफ इज आल्सो वर्क डन, पर से क्या वर्ड को हम लोग को स्पेसिफाई करना है, किस वर्ड पे ध्यान देना है। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज एनर्जी स्पेंट या वर्क डन, ये तो ठीक है। पर यूनिट चार्ज पहले भी हम लोग देखे हैं, एक यूनिट चार्ज के लिए। देखो इसमें डिफरेंस ये है, टेकिंग पॉजिटिव चार्ज अराउंड
जो कंप्लीट सर्किट है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट सर्किट? ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, दिखाऊंगा कंप्लीट सर्किट क्या है और कंप्लीट सर्किट क्या है, और वोल्टेज में दिखाता हूं क्या है। कंप्लीट सर्किट का मीनिंग मैंने बता दिया, इन द सर्किट आउटसाइड द सेल एज वेल एज इनसाइड द सेल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मीनिंग क्या बोल रहा हूं कि ईएमएफ वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट में ले जाने का। और कंप्लीट सर्किट का मीनिंग क्या है? कंप्लीट सर्किट का मीनिंग है आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल ऑल्सो। देखो तो देखो इनसाइड द सेल क्या होता है, पीछे दिखाता हूं। देखो ये जो पार्ट है यहां से, ये वाला टर्म जो बाहर है सेल के, इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड द सेल। ये सारा है आउटसाइड, ये सारा चीज है आउटसाइड। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर है ये है आपका इनसाइड, ये है आपका इनसाइड। तो जो दोनों को कंबाइन करके जो वर्क डन हुआ आउटसाइड, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, दोनों को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। और जब आप टर्मिनल वोल्टेज पढ़ोगे तो टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड ऑफ सेल्फ होता है, इनसाइड द सेल नहीं होता है। मतलब कि जो वर्क डन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हुआ ये भी ईएमएफ के अंदर आता है। यही क्रिटिकल टर्म है कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट इज द क्रिटिकल टर्म, जो एग्जाम में लिखोगे तो नंबर मिलेगा। मतलब ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस यानी, और इट इज अ वर्क डन एक पर यूनिट चार्ज को पर यूनिट चार्ज पे स्पेंड किया गया अराउंड कंप्लीट सर्किट। ये दिखाना है कंप्लीट सर्किट मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड। अब देखो मैं यहाँ डिफरेंस बता रहा हूँ ईएमएफ का, ये पिक्टोरियल डिफरेंस है। तो देखो एक्चुअली एक सिंपल चीज बताता हूँ, होता क्या है प्रीवियस क्लासेस में आप सेल को ऐसे देखते हो कि ये सिंपल सेल है, इसको आप लोग बोलते हो सेल। पर एक्चुअली में इस क्लास में आप लोग को ये चीज नहीं जानना है, इट इज नॉट कंप्लीट सेल फॉर यू गाइस। नाउ आप लोग हायर क्लासेस में हो, तो अब सेल क्या हो जाएगा? अब सेल तो है लेकिन सेल के पास अपना भी कुछ आ गया। ये क्या चीज है? इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, को हम लोग देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो बेसिकली डिफरेंस क्या आ गई? आप लोग पहले इस तरह का सिंबल यूज करते थे, अब आपको क्वेश्चन में ये सिंबल दिखेगा। ये पूरा सेल है, यहां से यहां तक सेल ही है, ये पूरा सेल है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज दिस इंटरनल रेजिस्टेंस? ये हम लोग देखेंगे क्या है। तो देखो ये डायग्राम यही शो कर रहा है आपको, एग्जाम में आ जाए ईएमएफ क्लासिफाई करने के लिए। तो देखो पहले क्या गौर करना है, ये दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम डायग्राम है। पर देखो गौर करने वाला बात क्या है, यहां पे यह है ओपन सर्किट, जो मैंने डायग्राम में डेफिनेशन में बताया था। ओपन सर्किट की ओपन है, स्विच ओपन है, और यहां पे देखो ये है क्लोज सर्किट। ये क्या है? क्लोज सर्किट। तो डिफाइन करने के टाइम मैंने बोला था ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है इन ओपन सर्किट। देखो सर्किट ओपन है तो अभी जो बैटरी लगा रहा है सो ईएमएफ है, और जैसे ही हमने सर्किट क्लोज कर दिया तो ये टर्म, ये ए और बी के बीच में जो भी रहेगा, ए और बी के बीच में, ये रहा ए जो यहां से आया है और ये रहा बी, इसके बीच में कुछ भी रहेगा सिंपल। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सिंपल एक रेजिस्टेंस है, नहीं, इट कैन बी एनी बिग नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। ये कुछ भी कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस हो सकता है। लाइक ऐसा देखो, इसके ए और बी के बीच में कुछ भी कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस भी हो सकता है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, व्हिच इज कॉल्ड लोड। देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सीरीज में ऐड कर दो, मैं बताऊंगा। मतलब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ये कुछ भी हो सकता है ए और बी के बीच में। मतलब ए और बी के बीच में जो रहेगा वो होगा वोल्टेज जब सर्किट क्लोज है, और सर्किट ओपन है तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तब है ईएमएफ। मतलब सिंपली जब बैटरी यूज में नहीं है तब बैटरी का पोटेंशियल है ईएमएफ, जो फुल पोटेंशियल है, और बैटरी जब यूज में आने लगा तब बैटरी का पोटेंशियल घट जाता है। तो वो है आपका टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो कुछ पॉइंट्स है बताने के लिए ईएमएफ के लिए। तो ये सेम पॉइंट है जो मैं बता चुका हूं, कंप्लीट सर्किट। अगेन सेम वर्ड आया है, सेम पॉइंट है आप लोग के लिए, मैंने बता दिया कंप्लीट सर्किट। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका एसआई वही रहेगा जो एसआई आपका पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट था। तो एसआई में कोई चेंज नहीं आएगा, एसआई विल बी वोल्ट ओनली। एसआई यहाँ पे वोल्ट ही होगा, जो मैं मेंशन किया हुआ हूं। नेक्स्ट क्या है कि हाँ, आपको क्वेश्चन में अगर बोल दे कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ईएमएफ का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ईएमएफ को ही वो बोल रहा है, बट अदर वर्ड्स में ही बोल रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ इज नथिंग बट द मैक्सिमम वोल्टेज। हाँ, अब हम लोग देख लिए कि हम लोग ईएमएफ देख लिए, अब देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, जो मैंने वो डायग्राम में दिखाया था। टर्मिनल वोल्टेज बोलो या फिर उसको सिंपल वोल्टेज बोलो, सेम चीज। इसको टर्मिनल वोल्टेज क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूं। देखो ये रहा बैटरी, और बैटरी को अब रिप्रेजेंटेशन अब ऐसे करना है, बताऊंगा क्यों। अब ये बैटरी के बीच में ये इसका टर्मिनल हुआ, दीज आर टर्मिनल्स फॉर बैटरी। आप बोलोगे नहीं यही टर्मिनल नहीं, ये वायर से कनेक्ट कर दिया हूं तो दीज आर टर्मिनल, ए एंड बी आर टर्मिनल, मींस दीज आर टू एंड्स। ये भी प्लस है और माइनस है। इस दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि ये बैटरी का टर्मिनल पे, ठीक है।
और इसमें फ्लो करना स्टार्ट होगा जब इसका स्विच क्लोज है। तो मतलब क्या है, सबसे पहला बात, टर्मिनल वोल्टेज इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस, बट वहां पे केस क्या हो जाएगा, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट है क्लोज तब। ईएमएफ में ओपन सर्किट था, टर्मिनल वोल्टेज में क्लोज सर्किट है, ये डिफरेंस है। इट इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने बताया, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पहला डिफिनेशन हुआ ओपन सर्किट क्लोज सर्किट के टर्म्स में। सेकंड डिफिनेशन आप अगेन दे सकते हो वर्क डन का टर्म्स में। वहां वर्क डन में हम लोग क्या बोले थे, इट इज आल्सो द वर्क डन, और ये भी वर्क डन है, पर वो वर्क डन था मूविंग इन अ कंप्लीट सर्किट, और यहां पे वर्क डन है मूविंग, यहां पे ये कंप्लीट सर्किट में नहीं होगा, यहां पे वर्क डन होगा जो सिर्फ आउटसाइड ऑफ द सर्किट में होगा। ये इट इज द वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज इज मूव्ड इन आउटसाइड ऑफ सर्किट। जो यहां पे दो तरह का सर्किट मैंने दिखाया था, देखो सेल का दो तरह का मैंने बताया था, कि एक होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, ये होता है, ये वाला पार्ट है आउटसाइड ऑफ द सेल, ये वाला पार्ट है आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये है इनसाइड ऑफ द सेल। तो अगर जो वर्क स्पेंड हो रहा है आउटसाइड में चार्ज को मूव करने में, यही है आपका टर्मिनल वोल्टेज। आउटसाइड में जो अगर चार्ज मूव कर रहा है, मतलब यहां से इस प्लस से यहां तक जो मूव कर रहा है, एनोड से प्लस से नेगेटिव तक जो मूव कर रहा है सिर्फ आउटसाइड, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा तो उसको इनसाइड ऑफ द सर्किट बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आउटसाइड ऑफ सर्किट, और इनसाइड अगर इंक्लूड कर दोगे पूरा तो ये हो जाएगा ईएमएफ। यही है टर्मिनल वोल्टेज का मीनिंग, ठीक है। तो आपको ये देखना है इसमें कि आपको एक्सप्रेशन और कनेक्शन करना है। तो होता क्या है देखो, कि ईएमएफ मैक्सिमम है और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम है। मतलब कि एग्जांपल समझाऊं, और कोई बैटरी खरीदने जाओगे तो मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है अगर आप लेने जाओगे तो ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है जब ये यूज में नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही इसको आप यूज में लाने लगोगे, अब इसको यूज करने लगोगे, तो ये जो आउटपुट देगी सो लेस देन 10 होगा, लेस देन 10 जो आप इस पे यूज कर पाओगे, 10 से कम देगी। तो देयर इज सम लॉस, ईएमएफ इज मैक्सिमम, एंड जब हम लोग यूज करते हैं तो एक लॉस होता है, वो लॉस को ही हम लोग बोलते हैं ड्रॉप इन अ सेल। कि भाई आप तो बोले 10 लेकिन ये लॉस क्यों हो रहा है, तो ये ड्रॉप इन अ सेल क्यों हो रहा है। तो ड्रॉप इन अ सेल इसीलिए हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देखे थे, वो इलेक्ट्रोलाइट के पास एक रेसिस्टेंस है जो खुद कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, कुछ वर्क होता है इलेक्ट्रोलाइट में जाने में। तो वर्क डन, ये जो ड्रॉप इन अ सेल हो रहा है, दिस सेल, ये ड्रॉप हो रहा है चार्ज को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मूव करने में, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, ये हुआ इनसाइड जहां पे इलेक्ट्रोलाइट था, ये हुआ आउटसाइड जहां पे सेल था। तो ऊपर मूव करेंगे, ऊपर वाले में आउटसाइड में मूव करेंगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आउटसाइड में मूव करेंगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V। और ड्रॉप इन ए सेल कहां होता है, ड्रॉप इन ए सेल इज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ड्रॉप होता है, ठीक है। और यही ड्रॉप प्रोड्यूस करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, यही ड्रॉप प्रोड्यूस करता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम लोग देखेंगे आगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हर एक सेल के पास एक अपना रेजिस्टेंस है जो उसमें ड्रॉप लाता है, जो टर्मिनल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कारण होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है सेल के अंदर उसके कारण होता है। यहां पे मैंने ये बोला है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ये आपका देखो, जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मैं बताता हूं, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये रहा हमारा सिंपल सर्किट, ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो उसमें हो क्या रहा है, ये प्लस से हमारा करंट निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, करंट निकलना स्टार्ट हुआ, मान लो सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये स्मॉल आर के पास आएगा ना, तो देयर विल बी अ लॉस, ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, एक लॉस कर देगा इसमें, इसी को ड्रॉप कहते हैं, इसी को कहते हैं ड्रॉप। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर देगा, इसमें वोल्टेज को घटा देगा। तो हमारे पास टोटल ई था, ईएमएफ मैक्सिमम था, इसमें कुछ लॉस हो गया जो स्मॉल आर के कारण हुआ, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे जाके। और जो रिमेनिंग बचा वही है टर्मिनल वोल्टेज। मतलब आपको बताऊं एग्जांपल देके, तो मान लो 100 या 10 वोल्ट था आपके पास, 10 वोल्ट था आपके पास, इसमें से पहले कुछ लॉस हुआ, मान लो 2 वोल्ट लॉस हुआ, जो रिमेनिंग बचा वो हुआ मान लो 8 वोल्ट। तो ये जो मैक्सिमम था ये हुआ ईएमएफ, जो लॉस हुआ इसी को बोलेंगे ड्रॉप इन द सेल, इसी को बोलेंगे ड्रॉप इन द सेल, जो रिमेनिंग हुआ इसी को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो ये तीन टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स में किसी का एक का डेफिनेशन एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईएमएफ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है।
तो ईएमएफ एक बार बैटरी मैन्युफैक्चर हो गया तो उसका ईएमएफ हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। एक बार आप इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिए जिंक या कॉपर तो उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो चेंज नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि कितना इलेक्ट्रोलाइट आप डाले हो, उसका कितना हाईली डालो, कम डाले हो या ज्यादा डाले हो। और टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उस पर भी ईएमएफ बढ़े घटेगा। टेम्परेचर का वेरिएशन आपको देखना नहीं है, इसे ये तीन चीज टर्म्स आपको एग्जाम में लिख देना है। हाँ, साइप एंड सेज से इंडिपेंडेंट है, कितना भी डालो साइप और सेप से इंडिपेंडेंट है। और करंट ड्रॉ, हाँ, जितना भी करंट आप ड्रॉ करते हो बैटरी से उससे उसका ईएमएफ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ईएमएफ एक बार फिक्स हो जाती है। 10 वोल्ट की बैटरी खरीदोगे, कितना भी उसका करंट ड्रॉ करोगे तो उसका जो ईएमएफ है वो चेंज नहीं करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम एक बैटरी यूज कर रहे हैं उससे करंट निकल रहा है बाहर तो क्या उसका ईएमएफ घटेगा, तो ईएमएफ विल नॉट डिक्रीज। तो करंट ड्रॉन कितना भी करंट ड्रॉ हो ईएमएफ नहीं घटने वाला है। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग को देखना है। तो अब सिंबल ये हो जाएगा, ये रहा हमारा एक सेल और इसको आप स्मॉल आर से यूज करोगे, ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करोगे और ये आपका हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ईएमएफ। हम लोग को सारा ई आर और टर्मिनल वोल्टेज तीनों चीज कैलकुलेट करना है नेक्स्ट टर्म में जो एग्जाम में आता है। तो एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि अगर आपसे कोई पूछे करंट का मूवमेंट कहां से कहां होता है तो सब बोलेगा क्या कि पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव तरफ होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग नहीं जानते हैं। पर ये आउटसाइड ऑफ द सर्किट होता है, ये मैंने मेंशन किया है कि आउटसाइड ऑफ द सर्किट में, आउटसाइड ऑफ द सेल जो करंट फ्लो करता है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है, ये भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर वो मूव करता है कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, आउटसाइड पे। लेकिन पर कोई आपसे पूछे कि क्या वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी मूव कर सकता है क्या कभी करंट, तो इसका आंसर है यस, पर वो आउटसाइड ऑफ द सेल नहीं, इनसाइड ऑफ द सेल। इनसाइड ऑफ द सेल अगर मूव करता है करंट तो कहां से मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने यही चीज लिखा है, इनसाइड ऑफ द सेल में फ्लो ऑफ करंट कहां है, इनसाइड ऑफ द सेल द फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां है। ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या है और यही एग्जाम में आता है इससे न्यूमेरिकल। एक एक्सप्रेशन क्या है, देखो ये हुआ टर्मिनल वोल्टेज, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हुआ ईएमएफ और ये हुआ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो ये हुआ R और ये हुआ I। बेसिकली इसको अरेंज करके अगर आप लिखोगे तो ये हुआ ईएमएफ जो आप एक बैटरी के पास था, टोटल दो जगह में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक हुआ आपका टर्मिनल वोल्टेज में, इसको V से हम लोग लिख सकते हैं, और एक कंजम्पशन हुआ आपका वोल्टेज ड्रॉप। तो मैं तो इसको इस तरह से याद रखता हूं कि बैटरी के पास ई था, दो यूज हुआ, एक यूज हुआ आपका एक्सटर्नल वोल्टेज में और दूसरा हुआ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप, ये दो टर्म है। अब इस दो टर्म से आपका एक न्यूमेरिकल हमेशा आने वाला है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो एक सेल के पास ईएमएफ लिखा हुआ है 1.5, तो क्या लिखते हैं, चलो ईएमएफ लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट्स। दूसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पहले से दे दिया गया है, इस केस में 0.1 ओम। अगर सेल, इफ अ सेल इज डिलीवरिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स, करंट आई भी दे दिया है 0.5 एम्पियर, सारा एसआई में, कोई दिक्कत नहीं। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल कैन बी कैलकुलेटेड एज, मतलब आपसे बी पूछा जा रहा है, बी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूला लिख देना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ई ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस ड्रॉप मींस आई इनटू आर। ठीक है, ई का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 1.5 वोल्ट। सब सारा वैल्यू हम लोग को चेक कर लेना है कि एसआई में है कि नहीं, सारा वैल्यू एसआई में है तो हम लोग पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में। 1.5 वोल्टेज हो गया आपका, निकालना है, और करंट है 0.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इजी है। वैल्यू सही पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो इसका वैल्यू तो बहुत, इसका वैल्यू देखोगे तो बहुत कम ड्रॉप आ रहा होगा। देखो 1.5 ईएमएफ है और कुछ माइनस करेंगे टर्म, 0.5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। देखो कितना स्मॉल वैल्यू है ये। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल ड्रॉप लाता है, बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं लाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.45 वोल्ट्स। ये देखो ये हुआ आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो आपने क्या इसमें ऑब्जर्व किया,
कि ईएमएफ था 1.5 और वोल्टेज आया 1.45, मतलब ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा टर्मिनल वोल्टेज से, जो पहले भी पॉइंट मेंशन था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो ये भी सेम चीज है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो अभी ये फॉर्मूला पिछला फॉर्मूला से डिफरेंट कैसे और क्यों है? देखो ये कुछ अलग फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला देखा था सो अलग है। हाँ, तो ये प्रूव करने आता है, एक सीबीएसई क्लास 12 में प्रूव करने आता है और क्लास 9 को याद रखना है ये यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, एक फॉर्मूला कैसा आया। ये रहा सेल, ये रहा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस और ये रहा एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को बोला जाता है। वैल्यू लिख देता हूं, ये रहा ई, ये रहा आर और ये रहा कैपिटल आर। यहां पे आप इंटरनल रेसिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन इसमें करंट का टर्म नहीं है। अगर आप पिछला फॉर्मूला देखोगे तो इसमें करंट था, मतलब आपको करंट की वैल्यू आनी चाहिए तब आप निकाल पाओगे टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो जो ये भी काफी यूज होता है, इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो ईएमएफ है, टर्मिनल वोल्टेज है, करंट नहीं है। मतलब दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो ये आया कैसे? सिंपल है, आप पहले इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आर और आर सीरीज में, हम लोग देखेंगे सीरीज क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है टोटल रेजिस्टेंस दोनों का सम हो गया, जो कि ये सीरीज में है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दिए इसको। अभी सीरीज देखेंगे, ठीक है। करंट ड्रॉन, ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बताता हूं। देखो करंट ड्रॉन कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, हमेशा यही लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर। तो हम लोग को निकालना है करंट ड्रॉ, ये I निकालना है, तो I का वैल्यू यहां से क्या पुट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू V बाई R। R मतलब R इफेक्टिव है, R टोटल है यहाँ पे, और R टोटल कितना आया है ये देखो, ये R डिफरेंट है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, R नॉट कर दो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो R कितना आया, R प्लस R का सम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये V जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे V, ये भी आपका मैक्सिमम V है, मैक्सिमम V मींस V नॉट, मैक्सिमम V जो सर्किट से पहले था, इसी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आया आपका I का। आपको कुछ नहीं करना है, इसी I का वैल्यू को ये पिछले वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है, इस वाले में पुट कर देना है यहाँ पे। जैसे ही पुट करके सॉल्व करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन क्या है, जैसे पुट करके सॉल्व करोगे तो R इक्वल्स टू, देखो E बाई V, कैसे याद रखना ये टर्म मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ऊपर E रहेगा, E क्या है, E बड़ा वाला वैल्यू है, ये मोर लार्जर वैल्यू है E, ठीक है। और V क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा। एग्जाम में अगर आप भूल जाओगे, V को ऊपर लिख दोगे, E को नीचे लिख दोगे, तो ये टर्म नेगेटिव आने लगेगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा हो जाएगा तो फिर ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बड़ा वाला टर्म को ऊपर रखना है और छोटा वाला टर्म को नीचे रखना है, ये रहा टर्म, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को कैपिटल आर से, जो एक्सटर्नल लोड है। तो ये फॉर्मूला करता क्या है, जब भी आपको इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना हो, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो करंट का जरूरत नहीं है, जरूरत किस चीज का है, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नली कितना आर लगा हुआ है। और क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो ये आर को कुछ सीरीज करके सॉल्व करने भी दे सकता है। अब देखो ये तो थ्योरी में है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस करो ईएमएफ का और टर्मिनल वोल्टेज, या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मैंने पहले पढ़ाया था, पहला डिफरेंस करना है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट टर्म्स में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट टर्म्स में डिफरेंस लिखा होगा। दूसरा टर्म्स हम लोग क्या डिफरेंस है, वर्क डन के टर्म्स में। एक में कंप्लीट सर्किट से मूवमेंट होगा, देखो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन में होगा कंप्लीट सर्किट में। और एक में आपका होगा, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है, पर आउटसाइड ऑफ द सेल में। अगेन ये चीज रिपीट कर रहा है, कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या होता है बता चुका हूं, आउटसाइड प्लस इनसाइड दोनों। और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब सिर्फ क्या हुआ, आउटसाइड में। एक बार ईएमएफ जो आपने मैन्युफैक्चर कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा, ये लिखा हुआ है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, कितना भी करंट लोगे चेंज, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, देखो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। जितना ज्यादा करंट निकालोगे उतना बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, वही टर्मिनल वोल्टेज। पर ईएमएफ कभी चेंज नहीं होता है, एक बार मैन्युफैक्चर कर दिए तो ईएमएफ उतना ही रहेगा। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन इट इज नॉट इन यूज, नॉट इन यूज का मतलब भी सेम है, व्हेन द सर्किट इज ओपन। और जब यूज में है, यहाँ पे होगा इन यूज, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वेल सेल इज इन द यूज, इट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन द यूज, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन करना है, ठीक है। तो
टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है? जब सेल इन यूज है, अगेन यही डिफरेंस लिख सकते हो, और इसका जब सेल यूज में नहीं है तब। ये सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाए डिफरेंस में तो हम लोग कर लेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? देखो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? जब एक या एक से ज्यादा रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे तब नेट या इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या आएगा। ये पूरा जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग को यही निकालना है कि इफेक्टिव या टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा एक नेटवर्क में। तो देखो सर्किट का अरेंजमेंट जो रेजिस्टेंस का है वो काफी तरीका से पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि सीरीज और पैरेलल में ही हो, और भी पॉसिबिलिटी है, पर हम लोग आसानी के लिए एक सिंपल जो पैटर्न आइडेंटिफाई किए हुए एक सीरीज वाला पैटर्न। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस होता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, ये मेन पॉइंट है। और जब सीरीज में होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सबसे पहला बात है कि जब भी रेसिस्टर सीरीज में होगा तो कई बच्चे उसे याद रखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में होगा, ऐसे करके याद रखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर रेजिस्टर है तो ये सीरीज हो गया। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, तो अगर मैं लाइन टर्न कर दूं तो क्या ये सीरीज नहीं होगा? तो स्ट्रेट लाइन में हो तो सीरीज कहना ये सही चीज नहीं है आइडेंटिफाई करने का। तो आइडेंटिफिकेशन सीरीज इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि सीरीज में इन ऑल द रेसिस्टर, जितना भी रेसिस्टर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जितना भी सारा 1 2 3, सारे रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। तो क्या याद रखना है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन द सेम करंट फ्लोज। करंट का जो फ्लो है, जो अगर यहाँ पे आई करंट आया है तो इधर भी आई करंट जाएगा और इधर भी आई करंट जाएगा। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो ब्रांचिंग बिटवीन रेसिस्टर। मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और यहाँ पे सी है, तो बीच में से कोई ब्रांच अगर चला जाए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तब हम लोग सीरीज नहीं बोलेंगे। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो ये बी पॉइंट है, यहाँ पे जितना करंट आई गया वो सेम करंट बी में भी आई एंटर कर रहा होगा। मान लो सी में मैंने एक ब्रांचिंग कर दिया और यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये कुछ पार्ट करंट का यहाँ चला गया, तो आप लोग क्या बोलोगे? ए बी एंड बी सी यानी R1 एंड R2 आर इन सीरीज, बस R3 इज नॉट इन सीरीज। व्हाई? बिकॉज इन R3 एंड और यहाँ पे मान लो R4 है, डिफरेंट करंट आर गोइंग, डिफरेंट करंट आर गोइंग। सेम करंट जाएगा तो सीरीज, डिफरेंट करंट जहां जाने लगे तो क्या हो जाएगा? नॉट इन सीरीज। पैरेलल नहीं, नॉट इन सीरीज। ऐसा नहीं है सीरीज नहीं है तो पैरेलल है, ये नहीं सोचना है। तो ये हुआ इसका आइडेंटिफाई करना कि जब सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा। दूसरा चीज है कि हम लोग सीरीज में है तो करें क्या। तो देखो ये 3 रेसिस्टर है, एक बार हम लोग क्लियर कर लिए कि सीरीज में है, तो हम लोग का काम ये है कि इसको रिप्लेस कर दे एक सिंगल रेसिस्टर से, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर। इक्विवेलेंट रेसिस्टर। तो ये 3 रेसिस्टर से रिप्लेस, ये तीनों रेसिस्टर्स के बदले हम एक रेसिस्टर लगा दिए, और उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबका डायरेक्टली स्केलर सम कर देंगे। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सीरीज में रेसिस्टर है तो सारा रेसिस्टर का टोटल वैल्यू से स्केलर सम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरीज में है तो। और अगर पैरेलल है तो सबसे पहले पैरेलल में क्या, पैरेलल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें? पैरेलल में ऐसा क्या होता है कि उसको पैरेलल बोलते हैं। देखो पैरेलल में पहले क्या नहीं होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, ये मेंशन्ड है। यहाँ पे आई करंट आया और ये वाला पहला ब्रांच में I1 गया, दूसरे में I2 गया और तीसरे में I3 गया। मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करंट जो है I इज नॉट सेम, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन पैरेलल को पैरेलल हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी दो पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक A है और B है, ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम है। तो पैरेलल का मीनिंग ये है कि दो पॉइंट आप पकड़ो और दो पॉइंट के बीच में कितना भी रेजिस्टर अगर आप देख रहे हो, एक दो, मान लो ये R1 एंड R2 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड फ्रॉम सेम एंड पॉइंट्स। पैरेलल कैसे नहीं होगा? चलो एग्जांपल एक देता हूं। मान लो एक रेजिस्टर ऐसा है, ए से कनेक्टेड है, एक मान लो कनेक्टेड हो गया दूसरे टर्म से, सी से कनेक्टेड हो गया, और सी का कुछ अलग कनेक्शन हो गया। तो अभी ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये R1 है और जो R2 है, इसका एंड पॉइंट जो है सो बी से लाइन नहीं कर रहा है। स्टार्ट पॉइंट तो सेम है पर एंड पॉइंट सेम पॉइंट पे एंड नहीं कर रहा है। मींस रेजिस्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड एंड आल्सो फ्रॉम सेम पॉइंट। जैसे यहां पे देखो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है R1 R2 और खत्म भी हो रहा है बी पे। अगर दोनों खत्म बी पे नहीं होता तो वो पैरेलल भी नहीं होता। तो अगेन पैरेलल का मीनिंग है सारे कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज, डिफरेंट करंट। और अगर कोई चीज पैरेलल में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरीज में है, ये भी चीज याद रखना है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
अब हम लोग करते क्या है कि जब भी हम लोग को पैरेलल में रेसिस्टेंस दिखता है तो इस सारे रेसिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक रेसिस्टेंस से, एक रेसिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस, आर इफेक्टिव। और उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल का सम है। जैसे कि सीरीज में हम लोग डायरेक्ट सम स्क्वायर सम लेते थे, यहां में हम लोग रेसिप्रोकल का सम लेते हैं। तो जितना भी सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा सबका रेसिप्रोकल का सम लिखना है। तो एग्जामिनेशन में आपको ये फॉर्मूला शो करना है और बोलना है एज इन पैरेलल। और पैरेलल शो करने से इंपॉर्टेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है या नहीं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लाया हूं यही सीरीज पैरेलल को समझाने के लिए, सिंपल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी आई ग्राफ है, गौर करो, यानी वी आई मतलब वाई पे वी है और एक्स पे आपका आई है। फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज शोन, सीरीज और पैरेलल के लिए शोन है। आपको बताना है विच ऑफ द टू, ए और बी, रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए और बी में, ए एंड बी जो वहां पे मेंशन्ड है, इसमें से पैरेलल कौन है ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वी आई ग्राफ में, वी आई ग्राफ में स्लोप क्या बताता है। कभी भी ग्राफ आए तो स्लोप तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्लोप का डिफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। इस यहां पे चेंज इन वाई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और चेंज इन एक्स क्या है, करंट है, मतलब आई बाई बी है, मतलब आर है, आर। तो सबसे पहले क्या जानना है हम लोगों को जरूरी, कि वी आई ग्राफ का स्लोप जो होता है सो रेसिस्टेंस होता है। नाउ व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ए एंगल, ये थीटा ए मैंने बोला, ये जो एंगल बना रहा है ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये सेकंड एंगल है थीटा बी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बी बना रहा है। कौन सा एंगल बड़ा है आप बताओ, दिख रहा है क्लियरली, थीटा बी ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, ये ग्राफ से आपको इजीली दिख रहा है। थीटा बी इज मेकिंग मोर देन थीटा ए, और थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यही तो स्लोप है, यानी कि इट इज नथिंग बट द स्लोप। ये क्या है, ये स्लोप है। और स्लोप का मीनिंग फिजिक्स में क्या आपने प्रूव कर दिया, स्लोप का मीनिंग फिजिक्स में आपने प्रूव कर दिया, इट इज नथिंग बट द आर। ये रीजनिंग भी हो गया, मींस आर ऑफ बी इज ग्रेटर देन आर ऑफ ए। मतलब ये बी ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है ये ज्यादा बड़ा है आर ऑफ ए से। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये सीरीज पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखो अब एक सेकंड कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। जब भी आप कोई रेजिस्टर को सीरीज में ऐड करते हो तो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। सीरीज में अगर चीज को ऐड करोगे सीरीज में तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सीरीज में आर इफेक्टिव विल बी मोर। और पैरेलल में ऐड करोगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टर आएगा वो लेस आएगा, ठीक है। आप एग्जांपल से देख लो, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक रेजिस्टेंस लिया मैंने 2 और एक लिया मैंने 4। अब इसको सीरीज में ऐड करो R1 R2 को, तो आर इफेक्टिव सीरीज में क्या आएगा, आर इन सीरीज क्या आएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। 2 प्लस 4 इज 6 ओम। देखो सीरीज में क्या हुआ, जो से बना था 2 और 4 से बना था, जो इसका बेबी रेजिस्टर था, और जो उसका जो फाइनल आया वो 6 आया, मतलब 6 दोनों से बड़ा है। ये सीरीज में तो हो, यानी नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज। और पैरेलल में ऐड करोगे आर इन पैरेलल तो क्या लिखोगे, 1 बाई पी बाई 1 बाई आर, 1 प्लस 1 बाई R2, ये फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, आर इन पैरेलल, दोनों को मल्टीप्लाई, ये शॉर्टकट है, यानी R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, दो में पैरेलल में आप ये लगा सकते हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4, 2 प्लस 4, तो कितना हो गया 6, ये हो गया ऊपर 8 बाई 6, यानी कि 2 बाई, ये हो गया 4 बाई 3। 4 बाई 3 का मीनिंग क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.33, 1.33, इसका मीनिंग होता है 1.33। तो गौर करने की बात क्या है कि देखो यहाँ पे इफेक्टिव आया 6 ओम, यहाँ पे इफेक्टिव आया 1.3 ओम, तो दोनों से कम है, यानी सीरीज वाले का रेजिस्टर बढ़ता है और पैरेलल में घटता है। तो आरबी बड़ा है तो आरबी क्या हो जाएगा, सीरीज। आरबी किस में हो जाएगा, सीरीज में। और आर ए कहां हो जाएगा, पैरेलल, क्योंकि कम रेजिस्टेंस है। ये इसका रीजनिंग हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सवाल काफी बार आया हुआ है। चलो जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उसको हम लोग सीखते हैं। देखो अगेन
अब देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में गौर करते हैं क्या है पहले क्वेश्चन में। देखो 1.8 वोल्ट लिखा तो हुआ है और साथ में 2 ओम भी लिख दिया है। इसका मीनिंग क्या है? 1.8 क्या है इसका? ईएमएफ होना चाहिए, ईएमएफ है। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1.8 और 2 ओम क्या लिख दिया है? अगर बैटरी के नीचे या बगल में हो तो इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द स्मॉल आर। जो बाहर लगा हुआ है सो क्या है? कैपिटल आर, जो लोड है। ये तो हुआ एक कॉमन आपका सर्किट में सारा टर्म्स जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ये सारा वैल्यू बताया है। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमामीटर? अच्छा, इसका रीडिंग क्या होगा? ये कितना करंट शो करेगा? एमामीटर करंट शो करता है, पर देखो एक ट्रिक क्या लगा है, एमामीटर में का भी रेजिस्टेंस दे दिया है, यही ट्रिक है। तो अगर कोई डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता, इस दोनों को ऐड कर देता, तो गलत हो जाता। तो सबसे पहले हम लोग का सॉल्यूशन स्टेप क्या होगा? आर इफेक्टिव निकालना उस सर्किट का, कि उस सर्किट में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो कितना रेजिस्टेंस है, एक यहां पे रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, दूसरा यहां पे ये भी रेजिस्टेंस ही है, और तीसरा यहां पे है। तीनों में सेम करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आई से करंट निकला, यहां भी आई आया, यहां भी आई आया, ये करंट एलिमेंट है, यहां भी आई गया और इसमें भी आई गया, बिकॉज देयर इज नो ब्रांचिंग। So as same current is flowing in 3 resistors, so these are in series. तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सब लोग सीरीज में? तो क्या ऐड करेंगे? स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल आर बाहर का। ये तो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एमामीटर का भी रेजिस्टेंस आ गया, तो हम क्या लिखते हैं? आर ऑफ एमामीटर। सबको ऐड कर देंगे, कितना है? 2 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, 4.5 है बाहर का, और एमामीटर का है 0.7। सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 प्लस 0.7, हाँ 6 पॉइंट, और इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2, 7.2। इसको चेक, यही होगा, ये आपका आ गया आर इफेक्टिव। व्हाट वुड द रीडिंग ऑफ एमामीटर? मतलब करंट पूछ रहा है। अब ओम्स लॉ लगा देना है, जो मैंने सिखाया था। ओम्स लॉ मींस क्या? V इक्वल्स टू IR। सेकेंड पार्ट में V का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? EMF E, I आपको निकालना है, और R यहाँ पे इफेक्टिव है, और R का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 7.2। 7.2 मतलब I का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? E बाई टोटल R, जितना भी R था, मतलब R प्लस स्मॉल r, ये हम लोग देखे थे फॉर्मूला, और RA। बस वैल्यू पुट करना है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करना है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। इसको पुट कर लो वैल्यू, मैं पुट कर देता हूँ। कितना है यहाँ पे इसका वैल्यू? EMF है 1.8 और नीचे आ रहा है 7.2। इसको सॉल्व करोगे तो करंट कितना ड्रॉन है ये आ जाएगा, इन एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स? मींस ये क्या पूछ रहा है? टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या पूछ रहा है? टर्मिनल वोल्टेज, जो हम लोग पढ़े थे। टर्मिनल वोल्टेज क्या पूछ रहा है? अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो टर्मिनल ऑफ द सेल क्या हो गया है? यानी सेल का यहां से लेके यहां तक का पूछ रहा है। ये मतलब आर को हटा दो, इस इतना के बीच में कितना ड्रॉप हुआ, इसको मिटा देता हूं। क्या पूछ रहा है देखो, यहां से लेके इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक में कितना ड्रॉप हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला चीज। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? देखो करके बताता हूं। तो हमको पता है ईएमएफ जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो यूज कहां होगा? वो टर्मिनल वोल्टेज में यूज होगा, और कहां यूज होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप में। यही फॉर्मूला हमने यूज किए थे। ईएमएफ का वैल्यू पुट कर दो, जो आया है 1.8। V निकालना है, करंट का वैल्यू यहां से आ चुका है, और R का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2। इसको सॉल्व करोगे तो V आ जाएगा जो क्वेश्चन में है, यानी कि E 1.8 माइनस I इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो I का वैल्यू आ रहा है 0.25। ये I का वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.5, माइनस करोगे तो 1.3, और इनमें वोल्ट इतना मत भूलना। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो फिर यही कॉन्सेप्ट है, टर्म्स कवर करो। क्वेश्चन में क्या क्या है? ईएमएफ है, ओके। दूसरा क्या बताया? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर। और क्या है? करंट के बारे में बात किया गया। करंट पहले से दे दिया है, मतलब कि अभी हम लोग को वो सेकंड फॉर्मूला नहीं पढ़ना है,
कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है? अभी सिर्फ यही फॉर्मूला से काम बन जा रहा है, E इक्वल्स टू V प्लस IR। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि करंट उन्होंने दे रखा है, करंट दे रखा है, इसलिए ये फॉर्मूला लाएगा। एक और फॉर्मूला क्या है, अगर करंट नहीं देकर रखता तो एक फॉर्मूला क्या है, आर का ये फॉर्मूला है। देखो दो फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूला है चैप्टर में। तो अगर करंट नहीं देता, इसमें देखो कोई करंट नहीं, इस फॉर्मूला में कोई करंट नहीं, नो करंट, नो आई का वैल्यू, और इसमें आई दे रखा है। जब आई दे रखा है तो ये लगाएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, एक बार पहला इक्वेशन में E लिखो, ठीक है, V1 लिखो, और I कितना है, 1 एम्पियर का। ये पहला कंडीशन दिया हुआ है, अ सेल ER sends current of 1 ampere when connected to external resistance of 1.9। 1.9 से कनेक्ट किए तभी आया, बट इट सेंस 0.5 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 3.9। तो अलग अलग कनेक्ट कर रहे हैं तो अलग अलग आ रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जीरो पॉइंट फाइव, ये देखो ये टर्म हमेशा सेम रहेगा, E और R हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपल सर्किट डायग्राम बना के। देखो ये R हो गया, ये हो गया, तो ये E का वैल्यू सेम रखना है हम लोग को हमेशा, और करंट हम लोग को हमेशा दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, और ये है R का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो कैसे I निकालना है। यहाँ पे हम लोग I का फॉर्मूला कैसे निकाले डायरेक्टली, I कैसे लिखे थे, I इक्वल्स टू E अपॉन, ये है लोड और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप दो बार इस इक्वेशन को यूज करोगे तो ये आ जाएगा। देखो I का वैल्यू पहले भी दिया हुआ है 1 एम्पियर, EMF सेम रहेगा, और R का वैल्यू दिया हुआ है when it is connected to 1.9 प्लस R। ये हुआ इक्वेशन 1, हुआ इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, और एक बार और सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो इक्वेशन 2 आएगा। सेम फॉर्मूला, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। अब इन्होंने क्या किया, करंट इसको चेंज किया है। करंट चेंज हो रहा है तब जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो सेकंड में देखो, एक बार 1.9 यूज किया गया था यहाँ पे, सेकंड में 3.9 यूज किया गया है। R का वैल्यू 3.9 है, कैपिटल R का वैल्यू, ये हुआ स्मॉल r, E सेम रहेगा, और करंट कितना आया उस टाइम, 0.5। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। E और R में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया ये, E और R में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा तो लंबा जाएगा, लेकिन E इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.9 प्लस R इंटू 0.5, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन वहां से लिख लो, E इक्वल्स टू क्या है, 1.9 प्लस R, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो E एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दोगे तो E एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर हम लोग इसे सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो देखो इसको ऐसा कर देना, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 इंटू हाफ प्लस R बाई 2 माइनस 1.9 माइनस R बराबर 0। देखो यहाँ पे R ही सिर्फ एक अननोन बचा, ठीक है, यहाँ पे R बाई 2 आ गया, इधर चला गया, और इसको कर लेना ही हो जाएगा। तो 1.75 माइनस 1 पॉइंट कितना रहा, ये 1 पॉइंट, ये हो गया 1.9 माइनस 1.75। सो कैलकुलेट कर लेना R का वैल्यू को यहाँ से। बस यहाँ पे इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आपको ये फॉर्मूले को दो बार लगाना था, ये वाले फॉर्मूले को इसको दो बार लगाना है। एक बार करंट का वैल्यू दिया हुआ है, फिर और R का वैल्यू, मतलब ये दोनों पैरामीटर चेंज हो रहा है बार बार। तो वही मैंने किया, एक बार मैंने ये इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करके, सेकंड बार भी ये इक्वेशन लिखा है, दोनों को ऐसा करके लिख के सॉल्व कर देना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। सॉल्व करना, कोई इशू है तो पूछना, इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। हाँ देखो ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, ये सिंपल सीरीज या पैरेलल सॉल्व करने का है। इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि इन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 4। तो पहले से इन्होंने क्या बोला है कि इस दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो पहले से इन्होंने बता दिया है कि 4 ओम है। तब ये x का वैल्यू बताओ, ये जो x का वैल्यू बताओ। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले देखेंगे, देखो इस दोनों में सेम करंट जाएगा क्योंकि इस दोनों के बीच में, ये दोनों डिस्टेंस के बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो यानी 4 एंड 8 आर इन सीरीज। सेम थिंग यहाँ पे भी है, x और 5 के बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो x एंड 5 आर इन सीरीज। तो अगर ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 4 प्लस डायरेक्टली लिख सकते हो r, 4 प्लस 8 डायरेक्टली कर सकते हो। मैं यहाँ कर दिखाता हूँ, देखो 4 प्लस 8 पहला सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये पहला रिश्ता है r4 प्लस r8, वो वाला जो है ऊपर साइड में, यानी 4 प्लस 8 वैल्यू है, मतलब ऊपर साइड का वैल्यू आ रहा है 12 ओम। नीचे साइड का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ रहा है x प्लस 5। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। नीचे वाला R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, आर नेट इक्वल्स टू R1 इंटू, ये शॉर्टकट है, दो अगर आपको तो आप लोग डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, वरना इसका एक मदर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो है आर नेट 1 बाई आर नेट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसी का शॉर्टकट है ये वाला फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूं। तो आर नेट की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, पहले से इन्होंने दिया हुआ है आर नेट का वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखा है पहले से, यही आर नेट का जो वैल्यू है यही 4 रखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी के पॉइंट के बीच में कितना है 4, तो हो जाएगा 4। R1 R2 कितना है, ये देखो R1 R2 एक है 12 और एक है x प्लस 5, और नीचे है दोनों का सम, मतलब x प्लस 17। इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 4x प्लस 28, 60 80 होना चाहिए, 17 28, ठीक है। और इधर बचेगा आपका, ये इधर आ गया, इधर बचेगा 12x प्लस 5, ठीक है। अब देखो ये सब मैथमेटिक्स से लेने इक्वेशन 1 वेरिएबल का 4x इधर जाएगा, हाँ, 5 इंटू ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 68 माइनस 60, 8x इक्वल्स टू हो गया, ये 8 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 1। तो देखो इसमें पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करके मैथमेटिक्स बहुत किया जा रहा है, लेकिन आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। ये दो एक बार सीरीज लगाना, ये दोनों सीरीज में था, ये आइडेंटिफाई करना, और ये दोनों सीरीज में था, और देखो ए और पॉइंट के बीच में कितना भी रेजिस्टेंस लगे रहे वो पैरेलल में ही होगा, ये लगे रहे या कुछ और भी यहाँ लगा देता तो ये भी पैरेलल ही होता। तो क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि आपको सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने आता है या नहीं, और आपको फॉर्मुला लगाने आ रहा है कि नहीं। तो सीरीज का फॉर्मुला डायरेक्ट ये यूज कर देना है सम, और पैरेलल में रेसिप्रोकल वाला यूज करना है। उसके बाद वैल्यू पुट करके काफी सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स है बार बार करने के लिए, ठीक है। देखो ये भी सीरीज सर्किट का ही रिडक्शन है, ये भी सेम चीज, ठीक है। इसमें अगेन हम लोग आइडेंटिफाई करना है कितना चीज सीरीज में है, कितना चीज पैरेलल में है। तो सीरीज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखो पहले इस रेजिस्टर को देखते हैं, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और ये भी 1 ओम है। 1 ओम और 1 ओम के बीच में सीरीज है, कैसे मैं कह पा रहा हूं, क्योंकि 1 और 1 के बीच में कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखना है, कोई ब्रांच नहीं, ये 1 और ये 1 के बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो दिस 1 एंड दिस 1 आर इन सीरीज। अब इसको देखते हैं, ये 1 इसके बीच में कोई ब्रांच नहीं, नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं है, तो कोई ब्रांच नहीं है तो इस सीरीज में इसको कहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये और ये 1 और 2 सीरीज में है, नहीं, क्योंकि देखो इस जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्शन होने लगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। तो आप लोग को यही पहचानना है कितना चीज सीरीज में है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि ये अपर पार्ट जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 ये सीरीज में है। सेम चीज नीचे भी बोल सकते हैं 2 2 और 2 सीरीज में है। तो सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा, बार बार रीड्रॉ कर सकते हो। ये हुआ पहले 1 ओम था, और ऊपर आपको सॉल्व करके ये सॉल्व किया पूरा, जो तीनों सीरीज में हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, डायरेक्टली ऐड करके 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वालों को ऐड कर दो 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 प्लस 2, हाँ
6। तो देखो उस सर्किट को मैंने रिड्यूस कर दिया इस सर्किट में, और बीच में एक पहले से था 2 ओम, ठीक है, और बाहर भी एक लगा हुआ है। तो ये पहला रीड्रॉ हुआ। ये आप सीखने टाइम में रीड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। नाउ अब क्या देखना है कि ये पॉइंट जो है हमारा, इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से 3 रेजिस्टर निकल रहा है और खत्म भी सेम पॉइंट पर हो रहा है। मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से निकल रहा हो और खत्म भी वही हो, तो दीज थ्री आर इन पैरेलल। दीज थ्री आर इन पैरेलल। तो पैरेलल को अगर आप फॉर्मूला लगाओगे इसका, तो बहुत लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे करके 1/r1 + 1/r2। ये तो एक ट्रिक है कि इसको आप पुट करके सॉल्व करो, इस सारा का वैल्यू पुट करो और फ्रैक्शन का सम करो, जो बचपन से करता था। ये एक ट्रिक है। और इसको अगर फास्टली सॉल्व करना है तो वही बताता हूँ। ये तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया सारा, इसको सॉल्व करोगे तो भी इसका सम पैरेलल आ जाएगा। और फास्टली सॉल्व करना है तो दो दो लेके सॉल्व करो। देखो दो लेके सॉल्व करते हैं, जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आर पैरेलल का। क्या करना है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो दो पैरेलल में है, और नीचे दोनों का सम। इससे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो पहले दो पेयर को लेते हैं, 3 और 2। 3 2 का क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6, और दोनों का सम हो जाएगा 5। ठीक है, इस दोनों का हम लोग पैरेलल सॉल्व कर लिए। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ये भी दोनों पैरेलल में, ये दोनों को ये दोनों के बदले ये आ गया, इस दोनों के बदले एक रेजिस्टर का वैल्यू ये आ गया जो दोनों को सॉल्व किए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 6 वाले को। देखो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 6 और इंटू 6 + 5, ये बाई दोनों का सम। तो इससे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कितना आ गया 36/5, और इधर कितना हो जाएगा 36/5। ठीक है, तो इस पूरा रेजिस्टर का को रिप्लेस हम लोग किससे करते हैं सकते हैं, इस पूरे को, तीनों को सॉल्व करके किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक रेजिस्टर से, जिसका वैल्यू कितना आया सॉल्व करके 1 ओम आया। अब तो सिंपल हो गया। अब एक करंट यहाँ पे आया इसमें, अब देखो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांच नहीं, इसको पूरा को रिप्लेस कर दिया इससे, यहाँ भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसको देखो सिंपल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। मींस दिस 1 ओम, दिस 1 ओम एंड दिस 1 ओम आर इन सीरीज बिकॉज देयर इज नो ब्रांचिंग इन बिटवीन। ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो अब तीनों का सम क्या क्या, क्या कर लेंगे, 1 + 1 + 1। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 1 + 1 3 ओम। लास्ट में ऐड कर दो, लास्ट आर सीरीज में कितना हो जाएगा, सबका सम 1 + 1 + 1। तो इस तरह करके ये कॉम्बिनेशन था सीरीज पैरेलल दोनों का। मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। कोई बच्चा इसको भी अगर ले लेगा पूरे को सीरीज में तो गलत हो जाएगा ये वाले को। तो देखना है क्या है कि ब्रांच नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच, इस सबको अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, a circuit consists of a resistor of 1 ohm in series with a parallel arrangement of resistor 6 ohm and 3 ohm. ठीक है, 1 ohm in series with a parallel arrangement of, तो 6 और 3 पैरेलल में बोला गया। तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ कर, हाँ, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। पहले डायग्राम ड्रॉ करना। तो इस सर्किट में 3 रेसिस्टर है 1 ओम का इन सीरीज में। देखो ठीक है, पैरेलल पहले ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं थोड़ा। पैरेलल स्पेस में ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, अगर ऐसा बना है तो ऐसा ही बना सकता हूँ, स्पेस का ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, दोनों अभी भी पैरेलल ही होगा। कितना है 6 और कितना है 3, ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 6 and 3 आर इन पैरेलल, और 1 ओम इसके साथ सीरीज में। ये हो गया आपका ड्रॉ अरेंजमेंट। और कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस बोला गया है, अगेन सीरीज और पैरेलल सॉल्व करना है। तो इसमें तो पहले से ही सॉल्व करने बोल दिया है, 3 और 6 पैरेलल में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तुरंत इजीली शॉर्टकट से। शॉर्टकट सॉल्व कर लेंगे इसको, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, R1 × R2 का मल्टीप्लीकेशन प्लस दोनों का सम। कितना होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 6 × 3, और इधर हो जाएगा 6 + 3, ये हो जाएगा 6 × 3 18, और ये हो जाएगा 9, कैंसिल, ये हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम आ गया सॉल्व करके। 2 ओम इज इन पैरेलल विथ, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, 2 ओम इज इन पैरेलल विथ 1 ओम। अब ये सीरीज में आ गया, आर इन सीरीज, इस दोनों को ऐड कर दो, R1 + R2, फॉर्मूला है 2 ओम + 1 ओम, तो हो गया 3 ओम। इसका आंसर आ गया, सिंपल। ये सिंपल था, इसमें मेन आपको चेक करना था कि आपको डायग्राम आने आता है, ये चेक किया जा रहा था।
हाँ, अब देखो अगेन हम लोग सीरीज पैरेलल सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये सर्किट ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में है टोटल, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन ही पहले करना पड़ता है सर्किट्स में। ये 3 और ये 2 अगर दोनों का ज्वाइंट देखोगे तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि इसको डेफिनेटली कह सकते हो कि 3 एंड 2 आर इन सीरीज। सेम चीज नीचे भी हो रहा है, 6 एंड 4 में कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 6 एंड 4 आर इन सीरीज। टेढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज में नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में है तो ही सीरीज में होता है। ये सब कॉन्सेप्ट गलत है। रेजिस्टेंस के बीच में कोई ब्रांच नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आर ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, अप साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना है 3 + 2, ये हो जाएगा 5 ओम। और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आर लोअर, नीचे वाले का सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 + 4, ये हो जाएगा 10 ओम। अब देखो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस हो गया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ठीक से फिर से। ये हो गया पहला 5 ओम का जो सॉल्व करके ये लाया, बीच में लगा हुआ है 30 ओम, 30, और नीचे लगा हुआ है आपका, नीचे आया है 10 सॉल्व करके वैल्यू। ठीक है, अगेन ये तीनों पैरेलल में। कैसे कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि पॉइंट ए से 3 रेजिस्टर स्टार्ट हो रहा है और एंड भी सेम ही पॉइंट पर हो रहा है। इफ रेजिस्टर इज हैविंग सेम स्टार्ट पॉइंट एंड सेम एंड पॉइंट, तो सारा पैरेलल में होगा। तो ये तीनों पैरेलल में है, तो या तो आप पैरेलल का लंबा वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी दिखाया था, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, तीनों का रेसिप्रोकल सम, या फिर शॉर्टकट यूज करो। मतलब अगेन इसमें कैलकुलेशन करना है, इसका वैल्यू पुट करो, इसको ऐड करो। तो चलो इस बार इससे सॉल्व कर लेते हैं। कितना है वैल्यू 1 + 5, 1/10 और 1/30। एलसीएम लेके फ्रैक्शन का एडिशन है, सिंपल, यूनिट क्लासेस हम लोग पढ़े थे। सॉल्व कर लेंगे इसका, एलसीएम ले लो, तीनों का सम करने के लिए 30 हो गया, 36 5 जा प्लस 3 जा प्लस 1 जा, सबको ऐड करोगे तो देखो अच्छा सा वैल्यू भी आएगा 10/30। कैंसल्स कैंसल्स, इसको एंड में रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना वरना गलत आंसर आएगा। 1/RP का वैल्यू था 1/3, तो RP का वैल्यू आएगा 3, रेसिप्रोकल करके साथ में ओम लिखना नहीं भूलना है। ये हो गया सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों ऊपर सीरीज में था और आपस में तीनों पैरेलल में था। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, सीरीज पहचानने के लिए कोई ब्रांचिंग नहीं और पैरेलल के लिए ब्रांचिंग। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारा, ये सब क्वेश्चन को आप ट्राई आउट कर सकते हो, देख लो। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, इस क्वेश्चन को 8 सर्किट डायग्राम में। ये कुछ क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल का ही है, इसमें और कुछ निकालना है, सीरीज पैरेलल के और भी थोड़ा ज्यादा है। तो इसमें भी हम लोग का कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या है कि अभी हम लोग, ये हुआ सर्किट डायग्राम जो हम सॉल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आपको सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना ही है, साथ में आपको कुछ एडिशनल वैल्यू निकालना है। तो पहला स्टेप वही रहेगा जो हम लोग करते आ रहे हैं, इसको पूरा रिड्यूस करना। ठीक है, इस पूरे को रिड्यूस करना पहला स्टेप यही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फर्दर ओम्स लॉ लगा के फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप वही है, देखेंगे हमारी क्लास में। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।